थाई सोसाइटी को भूकंप की जीरो नॉलेज है। उनको कुछ नहीं पता था कि भूकंप क्या होता है। कल जब भूकंप आया तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? एक्शन लिया इमीडिएटली और कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। डॉक्टर साहब, उत्तराखंड को भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील स्थान माना जाता है। वो बोलती है कि सर आप इमीडिएटली बाहर आइए, सारी टीम हमारी इवैक्यूएट हो चुकी है। नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल हूं। कल म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप आया है और कि उसमें मरने की भी खबर है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। आज इस भूकंप के प्रत्यक्षदर्शी डॉक्टर ए.के. काला हमारे साथ थाईलैंड से, बैंकॉक थाईलैंड से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर काला का परिचय मैं यूँ दे दूं कि डॉक्टर काला बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अब बैंकॉक में रहते हैं और एक वहाँ के जाने माने उद्योगपति हैं। डॉक्टर काला बीते दिनों अभी जनवरी में जब उत्तराखंड में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हुआ था उसमें आए थे और आप उत्तराखंड के सरोकारों से भी जुड़े रहते हैं और बेसिकली आप थाईलैंड में बिलोंग करते हैं और वहाँ अपना उद्यम अपना वहाँ चलाते हैं। तो डॉक्टर काला से हम पूछेंगे कि वहाँ के कल जब भूकंप आया तो वहाँ के क्या उन्होंने देखा, कैसे देखा और अभी स्थिति क्या है। तो डॉक्टर काला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस संवाद में। कैसे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद जी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ हमको अब ये बताएं कि कल जब भूकंप आया तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आपने कैसे भूकंप को महसूस किया और उस वक्त किस तरह के हालात थे आपके आसपास और पूरे उस रीजन में? एक्चुअली क्या था कि अगर आप यहाँ थाई कम्युनिटी को देखें तो उनको भूकंप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। 100 इयर्स की हिस्ट्री में कभी इतना हैवी इंटेंसिटी का भूकंप यहाँ थाईलैंड में कभी भी नहीं आया है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस तो रखते हैं, पर अप टू 7.2 7.0 इंटेंसिटी के लिए पीपल आर प्रिपेयर। और जो डिजाइन पर क्या होता है कि ये जो म्यांमार से शुरू हुआ था ये अराउंड 8.2 इंटेंसिटी का भूकंप था और यहाँ पर बैंकॉक में आते आते ये 7.2 7.4 के लगभग था। तो नॉर्मल पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर कि क्या चीज होती है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में अपनी मीटिंग्स वगैरह करने के बाद आई वाज जस्ट टेकिंग माय कॉफी अराउंड 1:20 1:25। तो मैंने हाँ राइट, बैंकॉक का जो टाइम है तो मैंने क्या देखा उसमें कि चीजें जो है 2 to 3 सेंटीमीटर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव होना काफी तेजी से शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मुझे डिजीनेस आ रही है या हो सकता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा और मे बी द सिम्टम्स ऑफ समथिंग बॉडी में होंगे। तो मैंने क्या किया, अपनी चेयर में रिलैक्स मोड में बैठ गया, पर फिर भी इट वाज कंटिन्यू। तो वो मूवमेंट बहुत शार्प था एक्चुअली। इवन माय चेयर वाज मूविंग अप फ्रंट साइड एंड बैक साइड और मैं कॉफी का कप भी नहीं पकड़ पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि लगता है मेरी हेल्थ खराब हो रही है एंड आई ट्राई टू कॉल माय ड्राइवर कि मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देगा। तब तक मेरी सेक्रेटरी जो है वो मेरे चैम्बर में आती है, वो बोलती है कि सर आप इमीडिएटली बाहर आइए, सारी टीम हमारी इवैक्यूएट हो चुकी है पूरे हमारी बिल्डिंग से और ये भूकंप आया है और पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। हमें जल्दी से जल्दी बिल्डिंग से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो सारी टीम अलार्म के साथ जो है बाहर आ गई थी। तो हमने देखा कि हमारी बिल्डिंग नहीं, बाकी और जो बिल्डिंग है वो सब मूव कर रही थी। कुछ लोग तो हमारी टीम के ऐसे थे जो कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। They were not able to stand it there and वो बैठ गए क्योंकि उनका सबका सिर जो है बहुत तेजी से घूमने लगा था। और ये कंटिन्यू रहा है अराउंड 6 से 7 मिनट तक ये ऐसा रहा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि फिर ये फियर फैक्टर, तो हेल्थ वाइज लोगों को थोड़ा सा सेटबैक लगा तो लोगों ने रिलैक्स किया, पानी वानी पिया सबने। और उसके बाद सब लोग ड्यू टू फियर फैक्टर कैंपस से, जो हमारा कैंपस है, कैंपस से बाहर आकर मेन रोड पर आकर खड़े हो गए थे। और ये फिर हम लोगों ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप लोग बाहर ही रहिए जब तक सिचुएशन काम डाउन नहीं हो जाती।
तो फिर गवर्नमेंट साइड से भी ये हुआ कि ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो सभी लोग एक्चुअली बड़ी परेशानी में थे। गवर्नमेंट्स में भी, इवन पीएम ने भी एकदम से इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए, एक्शन लिया इमीडिएटली और कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। क्यों क्या हुआ कि हमारा तो जितनी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग वाज़ स्ट्रॉन्ग, तो बिल्डिंग में डैमेज नहीं हुआ। ओके, अच्छा, ये तो अच्छी क्या बात था है। कि जो बिल्डिंग जो थी एनी हाउ, मतलब उसमें कई रीज़न हो सकते हैं। 1-2 बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई। जैसे यूएस में कोलैप्स हुआ था, उस तरह से वो बिल्डिंग ट्विन कोलैप्स टावर्स। हो गई थी। और बाकी जो और भी बिल्डिंग्स हैं जो कि डिज़ाइन थे, भूकंप प्रूफ के लिए डिज़ाइन थे, उनमें भी क्रैक्स आए हैं। बॉडी के एक्सटर्नल बॉडी में तो नहीं आए बिल्डिंग्स के, पर क्या था कि इंटरनल बॉडी में क्रैक्स कई जगह देखे गए। और कुछ लोगों ने जैसे स्विमिंग पूल वगैरह बनाए हुए होते हैं, क्योंकि जी। दे मेक अ लग्जरी कंडोमिनियम, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सारा का सारा जो स्विमिंग पूल का पानी था अराउंड, वो जितना नीचे था आ रहा था, ऊपर से मैंने गिर देखे के वो कई वीडियोस। नीचे नीचे गिर रहा था। कई और वीडियोस आई है। कुछ जी जी। कंस्ट्रक्शन साइट में जो लोगों ने क्रेन ऊपर लगा रखी थी मटेरियल को ऊपर खींचने के लिए, वो क्रेन भी ऊपर इतनी बड़ी हाइट से फॉल डाउन हुई है नीचे। तो उसमें उस तरह के केसेस बहुत हुए हैं। और मेरे एक फ्रेंड थे, वो भी यहाँ एक अच्छा कॉन्डोमिनियम है, वेल नोन। तो मैंने उनसे पूछा तो वही बोल रहे उनके घर में भी सेम सिचुएशन है। तो उसके बाद इमीडिएटली इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद जितने भी होटल्स थे, जितने भी मल्टी स्टोरी कॉन्डोमिनियम्स हैं, उनमें सबको इवैक्यूएट करा दिया गया। और बैंकॉक टाइम रात के 9 बजे गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दी कि अब आप जा सकते हैं। और अच्छा। फिर भी लोग डर के कारण नहीं गए। तो यहाँ हमारे पास क्या अच्छी चीज़ है कि बैंकॉक में पार्क वगैरह बड़े अच्छे हैं। ये चीज़ हमको लेसन लेना पड़ेगा कि पार्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी, जो कि क्योंकि ट्रैफिक इतना रहा था कि ट्रैफिक वाज़ नॉट मूविंग एट ऑल। और जिस जगह जाने में 40 से 45 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, वहाँ लोगों को 3 से 4 घंटे और 5 घंटे भी लगे हैं। तो गवर्नमेंट ने सारे पार्क खोल दिए थे पूरी रात भर के लिए। तो मैक्सिमम लोग ड्यू टू फियर फैक्टर और या जो लोग ट्रैफिक के कारण नहीं जा पाए, वो लोग सब पार्क में हॉल्ट कर गए। और वहाँ पूरी रात भर वो लोग पार्क में ही रुके हैं कई लोग, और तब सुबह निकले हैं जब सब चीज़ें काम डाउन हुई। क्योंकि एक फियर फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है और वो पूरी सोसाइटी में था, वो अभी भी है। लोगों को अभी भी डर लग रहा है कि ये रिपीट होगा। और तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये रही, यहाँ का जो मीडिया है, मीडिया इज़ वेरी गुड। मीडिया ने कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं दी। ओके, ठीक है। लोगों को हमारा जो मतलब एक तरह यहाँ का से मीडिया है, आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि कंट्रोल्ड मीडिया है और अनकंट्रोल्ड मीडिया है। और मीडिया ने लोगों को बड़ी हेल्प करी है, कोई गलत न्यूज़ नहीं दी है। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स हो रहे थे, गवर्नमेंट सारे कंट्रोल कर लिए थे कि कोई भी फेक न्यूज़ मार्केट में ना आए। तो अच्छा, उसके कारण ठीक क्या है। हुआ, सिचुएशन उन्होंने काफ़ी अच्छी कंट्रोल कर ली थी। अगर ये था कि अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो और बुरी हालत होती यहाँ पर। बहुत बड़ा लेसन है बहुत कि बड़ा लेसन है। जी। अननेसेसरी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाना वो सोसाइटी के लिए और कम्युनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरा लेसन ये है कि जो हम लोग, आई डोंट वांट टू टेल द नेम ऑफ द कंट्रीज या कुछ भी है, इतने बड़े-बड़े डैम बना रहे हैं वो हिमालय में, और वो रिस्क हमारे पास भी किसी न किसी दिन में उत्तराखंड में आएगा। और ये आएगा, म्यांमार राइट। में जो हुआ है, ये उसी रीज़न के कारण हुआ है। कहीं न कहीं कुछ लोगों ने अर्थ के अंदर या अर्थ के ऊपर ओवरलोड किया है अर्थ को, और उसका इफ़ेक्ट जो है यहाँ पर आया है म्यांमार के ऊपर। तो ये चलिए, म्यांमार के उसमें नियर बाई कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि मिसबैलेंसिंग हुई है, और उसका इफ़ेक्ट यहाँ है। ये आने वाले फ्यूचर में आता रहेगा जब तक हम लोग अपनी जो मतलब ज़मीन वगैरह जितनी भी है हमारी, उनके साथ नेचर के साथ प्ले ना करें। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बताया अपनी बातचीत में कि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है, जो थोड़ी बहुत नुकसान पहुँचा है वो अंडर कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग को पहुँचा है। जबकि हमने देखा है कि जब भारत में जब भी भूकंप आए, चाहे वो भुज का रहा हो या लातूर का रहा हो, या हमने नेपाल में भी देखा, काठमांडू को भूकंप देखा, तो काफ़ी मतलब रेजिडेंशियल एरियाज़ में ज़्यादा नुकसान होता है और ह्यूमन लॉसेस भी इस कारण ज़्यादा होता है कि जो वहाँ पर नहीं हुआ। आपके यहाँ थाईलैंड में आपने बताया कि वहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण आप समझते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन लॉस कम हुए, बिल्डिंग्स कम कोलैप्स कर गई, जबकि यहाँ पर ज़्यादा होता है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है?
थाईलैंड में अगर आप देखेंगे इन जनरल जो है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ठीक रहती है ओके, और अच्छा। इतनी खराब नहीं रहती है। और जो इसके इम्पैक्ट है बेसिकली उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को ज्यादा टारगेट किया है और जो छोटे हाउसेस है जैसे टाउन हाउसेस होते हैं, बैंगलो हाउसेस है, थोड़ा बहुत वुड वगैरह ब्रेक हुई है पर इतना ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिला। सो दैट्स अ गुड लेसन कि अगर हम लोग जो ओके। है 3 स्टोरी से ऊपर की बिल्डिंग ना बनाएं तो आई थिंक वी कैन रिमेन क्वाइट सेफ इन ऐसी सिचुएशन में जबकि भूकंप वगैरह आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, उत्तराखंड को भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील स्थान माना जाता है और इस जो वहाँ का भूकंप आया है उसके क्या लेसन हमारे लिए हो सकते हैं? आपने ये भी बताया है कि हमने देखा है कि यहाँ पर तो मतलब सिटीज़ ओवरबर्डन हुए जा रहे हैं और बहुत अनियोजित तरीके से हमारे यहाँ जो बसासत बढ़ रही है। आपने ये भी कहा कि वहाँ पर लकीली या मतलब बहुत प्लान तरीके से पार्क हैं सिटीज़ में, तो लोग आसानी से पार्कों में मूव कर गए और रात को भी वहीं रहे, यानी कि ओपन स्पेस की ठीक ठाक मौजूदगी है। जबकि यहाँ हमारे यहाँ ऐसा ओपन स्पेस का कल्चर ही नहीं है, बहुत कम है ओपन स्पेस। तो क्या लेसन है उत्तराखंड के लिए आपके लिहाज से? आप क्या लेसन तो मैं सबक यही सीखना चाहिए बोलूंगा कि उत्तराखंड को, हमको कैसे इनको तैयारी करनी मिनिमाइज चाहिए? करना चाहिए ओवरबर्डन में और एक्सपैंड करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके और एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जो पहाड़ हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं जो कि इतना ओवरलोड ले सकें। और मैक्सिमम जगह पे ऐसा ही है कि लोड ले सकते हैं पर इतना लोड नहीं ले सकते जितनी उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना पड़ेगा और वो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन करवाना वो किसी ना किसी दिन रिजल्ट निकालेगा और बहुत डेंजरस है। और जैसे यहाँ पर मैक्सिमम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है कुछ एरियाज में वो सारी की सारी इफेक्टिव हुई है पर जहाँ पर खुले मकान थे या जो लोगों ने वैसे बनाए थे वहां पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों ये हमको कराना बहुत बड़ा चाहिए? सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं भी इंडिया में मैक्सिमम जगह पर जाता रहता हूँ। दिल्ली वगैरह में कुछ जगह पर कुछ पार्क का कंसेप्ट पर इन जनरल हमारे यहाँ पार्क का कंसेप्ट बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही बिल्कुल। कम है। क्योंकि हम लोग हेल्थ में और इंडिविजुअल की फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए इन चीज़ों के लिए मतलब कोई भी ध्यान कम ही देते हैं। देती है गवर्नमेंट ट्राई करती है पर बहुत कम है। जब तक हम अच्छे पार्क नहीं बनाएँगे, खुली जगह बीच-बीच में ग्रीन नहीं रखेंगे, अगर हम उसको ग्रीन रखते हैं सपोज़ हम लोगों ने वुड वहाँ पर वुड्स वगैरह बनाना शुरू कर दी मतलब रखना शुरू कर दिया, जंगल बन गए, तो उसमें क्या होता है कि ये सब इम्पैक्ट कम हो जाते हैं। और अगर आप जंगल भी अगर वहाँ पर रहेंगे, खुल जंगल काटेंगे नहीं, अगर आप उनको वो रखेंगे तो नेचुरली उसके इम्पैक्ट कम होते हैं। और क्या होगा कि वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप उसको देख रहे हैं कि भई परेशानी हुई, लोग वहाँ पर फँसे हुए हैं, तो लोगों को अगर खुली जगह मिल गई तो अगर लोग वहाँ चले जाएँ, तो बड़ी मदद मिलती है। और वो पार्क मल्टीपर्पज़ है। उसमें लोग एक्सरसाइज़ के लिए भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट को तो इस बारे में बहुत सोचना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम खुली जगह लोगों को दे सकें जिससे कि कभी कोई इमरजेंसी आए और ये आएगी जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है दूसरी कंट्रीज पर हम लोग उतना कंट्रोल कर नहीं सकते। अब इसमें आप ये देखिए मैं म्यांमार इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री और मैं म्यांमार को पॉलिटिकली नहीं हाँ, बोलूंगा पर क्या है कि बहुत स्टेब्लिश भी नहीं है। म्यांमार की कहाँ गलती है। म्यांमार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। म्यांमार इतना रिच कंट्री नहीं है कि अपने आप ही कुछ बनाएगा। तो म्यांमार की कोई गलती नहीं थी जिसके कारण लोग और वहाँ इतने लोग मरे हैं, बहुत लोगों की डेथ हुई है वहाँ। वहाँ ह्यूमन लॉस ज़्यादा वहाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। थाईलैंड तो प्रॉपर्ली आई कैन नॉट से कि डेवलप्ड कंट्री है पर यह है कि सेमी डेवलप्ड तो है इस समय और लोग वेल टू डू है, अच्छे घर बनाए हुए, कंस्ट्रक्शन अच्छा है। हमारे क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है की बिल्डिंग थी, कुछ लोग पॉइंट फिंगर कर रहे हैं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट्स आ जाएँगी इसलिए वो डैमेज भी हो गई बिल्डिंग। और बाकी कोई भी बिल्डिंग अदरवाइज़ डैमेज नहीं हुई। मतलब इतनी एक वहाँ एक एग्ज़ाम्पल था, एक पुरानी बिल्डिंग है, वो 30-40 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन में मतलब पड़ी हुई है ड्यू टू लीगल डिस्प्यूट। द कंस्ट्रक्शन वाज़ नॉट कंप्लीटेड, कुछ भी नहीं बिगड़ा उस बिल्डिंग का। अच्छा, अच्छा, ये बताता है कि कितना तो अच्छा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन होता है, तो इससे बल्कि लोग मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हैं और मेरे ख्याल से हमको इस बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ मनी। मनी तो एक बार बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ठीक है, पर ये है कि आदमी को सबको सोचना पड़ेगा कि हम जो भी बिल्कुल। नेशन के लिए चीज़ बना रहे हैं, क्वालिटी की बनाएँ।
जी डॉक्टर साहब, तो अब भूकंप को आए हुए 24 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, तो अभी क्या स्थिति है लोगों में? क्या अब वहाँ जनजीवन एक नॉर्मल हो रहा है? क्या अब वो पैनिक जो है वो लोगों में अब नहीं है? क्या वहाँ लाइफ फिर से पटरी पे आ रही है? अभी की स्थिति क्या है आपके आसपास? क्या देख पा रहे हैं आप? क्या होता है कि इस तरह के जो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो इस तरह के जो भी सिचुएशन होती है, एक बार इंटेंसिटी हाई हो गई उसके बाद वो कम हो जाती है। कम हो जाती और है, अभी बिल्कुल, हाँ। जो कम, हाँ, जैसे 5.2, 4.2, 4.3 लगभग इतने इंटेंस के आने के चांसेस हैं। पर नॉर्मली ये देखा गया है, जो एज पर ओल्ड रिकॉर्ड्स, ये 24 आवर्स के अंदर ही अंदर आते हैं। 24 आवर्स के बाद ये आपकी धरती भी काम डाउन हो जाती है और वो उतना इफेक्ट उसके ऊपर रहता नहीं है। पर क्या होता है कि जो एक फियर फैक्टर हुआ है सोसाइटी में, वो बहुत खतरनाक है। मतलब कल मेरे पास कुछ कॉन्डोमिनियम्स हैं जहाँ मेरे ऑफिस की टेक्निकल टीम वगैरह वहाँ रहती है, तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भाई आप सर, वो हमारे यहाँ कॉन्डोमिनियम मैक्सिमम लोग नीचे ग्राउंड में ही सो गए, वो ऊपर गए ही नहीं कॉन्डोमिनियम में डर के कारण। अच्छा। एक फियर फैक्टर इतना है, फियर फैक्टर आज भी है। आज लोग सड़क में मिनिमम लोग आए हैं, सब अपने अपने घरों में हैं। पर यहाँ एक चीज बड़ी अच्छी है, जो मैं इस चीज को तारीफ करूंगा, कि लोग रूल एंड लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक बात है, अच्छी एक बात बार है, बहुत उनको अच्छी बात है। इंस्ट्रक्शन दे दी, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप लोग अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर मूवमेंट मत कीजिए, स्कूल्स बंद कर दिए, सारे मॉल्स बंद कर दिए, कोई किसी ने भी मूवमेंट नहीं किया उसके बाद। अच्छा, चलिए, आउट ऑफ बहुत बढ़िया। क्यूरियोसिटी, ये नहीं कि सब लोग जानबूझ कर जा रहे हैं देखने वहाँ कि मॉल में क्या हो रहा है, ऐसे कोई भी नहीं जा रहा है। तो सड़कें आज काफी बेटर है। कल तो ट्रैफिक बहुत खराब था, आज अच्छा। काफी बेटर है। लोग अपने घर में, पर आई कैन सी द फेसेस, जो सभी, इवन हम लोग भी फियर फैक्टर में हैं कि ये हो क्या गया है। और ठीक उसको है। फियर फैक्टर से निकलने में मुझे जो अगर लगता है कम से कम 1 महीना लगेगा। अच्छा सर, क्या इस भूकंप में कोई एनआरआई या कोई उत्तराखंड का कोई, जो आप थाई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के भी आप वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो क्या कोई एनआरआई या उत्तराखंडी इसमें कोई किसी को नुकसान तो नहीं हुआ या कोई मुश्किल में तो नहीं है? आपके पास क्या सूचनाएं आ रही हैं? नहीं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हमारे यहाँ जो एनआरआई सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, और उसमें ये मूवमेंट काफी चल रहा है। कुछ एसोसिएशंस हैं जिन्होंने टेलीफोन नंबर दे रखे हैं कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें मैसेज दीजिए। तो प्रॉब्लम जितने भी लोगों का है, उनको जिनके घर में कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, प्रॉब्लम है, आई नहीं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि भाई उनको अपना घर है तो चलो उसको रिपेयर करना है। जैसे मेरे पास भी कॉन्डोमिनियम्स वगैरह हैं, सबकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एनआरआईज की प्रॉब्लम है। पर अपने उत्तराखंड में जहाँ मैं भी डेली इस चीज को लोगों से बात कर रहा हूँ, और एसोसिएशन के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनसे भी डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे पूरी रिपोर्ट दो कि कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या हो रहा है। तो मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो या किसी को कोई नुकसान हुआ हो या कोई सीरियस सिकनेस है। तो मैंने भी कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई अगर कुछ भी होगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, वी विल हेल्प यू। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले मतलब बैंकॉक के लोगों के भूकंप को लेकर उनके क्या एक्सपीरियंस थे? क्या पहले उनको भूकंप के बारे में इस तरह से उनके तजुर्बे थे? जैसे कि हम जापान में सुनते हैं कि वहाँ तो एक समाज अभ्यस्त है इन चीज़ों का, वो जीते हैं भूकंप के साथ, और अब उन पर बहुत ज़्यादा उस रूप में, इसलिए भूकंप वहाँ बहुत विनाशकारी आते हैं, हाई मैग्नीट्यूड के आते हैं, लेकिन वैसा नुकसान नहीं होता है। तो बैंकॉक या थाई सोसाइटी का क्या तजुर्बे थे भूकंप को लेकर? और अब जब ये भूकंप उन्होंने इस बार देखा है, तो अब इससे वो क्या उनके जनजीवन में असर आ सकता है? जापान हम लोग जो अगर लेते हैं ना, जापान की बात, जापान में पीपुल आर यूज्ड टू। जापान में आप देखिएगा कि लोग, उनको पता है कि भूकंप क्या चीज होती है। सीन है जी, और सोसाइटी का आपके यहाँ क्या बचपन एक्सपीरियंस है? बचपन से वो लोग जो है वो भूकंप देख देख कर उसमें मैच्योर हुए हैं। थाई सोसाइटी को भूकंप की जीरो नॉलेज है, उनको कुछ नहीं पता था कि भूकंप क्या होता है। हमेशा यहाँ पे अगर आप कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर हमेशा यही बोलता है कि थाईलैंड इज भूकंप फ्री। तो कहते हैं कि आप भूकंप से फ्री कंट्री है, यहाँ पर भूकंप आ ही नहीं सकता है। और अभी भी जो था, ये भूकंप थाईलैंड में नहीं आया, ये बल्कि म्यांमार से आया, उसने यहाँ इफेक्ट किया है।
तो यहाँ लोगों को नॉलेज नहीं, उनके लिए एक बड़ा वो स्वप्न है। और अभी जो हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं इसके बारे में, ये लग रहा है कि कॉन्डोमिनियम्स की सेल्स पर बहुत फर्क पड़ेगा। अब लोग वापस जो है सिंगल हाउसेस की तरफ जाएंगे और उनके रेट्स अच्छा। बढ़ने लग जाएंगे, और कॉन्डोमिनियम्स वगैरह की प्रॉपर्टी पर लोग आई थिंक स्लोली धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि जिस जनरेशन ने ये भूकंप देखा है वो तो भूलेगी नहीं। और ये अच्छा, इतना जनरेशन बड़ा जो था है, ये? हाँ, इतना बड़ा भूकंप था कि मेरे ख्याल से 10 साल से, अगर आप 80, 90, 100 साल तक की जो जनरेशन है, ये जिंदगी भर नहीं भूलेगी इस भूकंप को। 2 जनरेशन जो है ना, 10 से 50 और 50 से 70, 80 साल की जो 2 जनरेशन है, ये तो मेरे ख्याल से कोशिशें करेंगे कि हम कॉन्डोमिनियम्स वगैरह में कम ही जाएं। जो यहाँ पर पहले क्रेज था कि सब लोग कंडोमिनियम की तरफ भागते थे, वो अब सिंगल हाउसेज में और बेंगलो हाउसेज में जाने की तरफ, या टाउन हाउसेज में जाने की कोशिश करेंगे, जैसे जापान में होता है। अब अच्छा, इस भूकंप से वहाँ के पर्यटन में या वहाँ के अर्थव्यवस्था में, कारोबार में किस तरह के बदलाव आने की आप आशंका जता रहे हैं? या जैसे कि आपने कहा है कि लोग शायद अब वहाँ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा जाएं, और जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग को शायद अब लोग पसंद नहीं करेंगे। किस तरह के बदलाव की आप संभावना देख रहे हैं इस भूकंप के बाद? काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का लोगों ने भूकंप देखा है। ये एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, टूरिज्म बहुत आता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टूरिज्म का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ेगा यहाँ पर, और कम से कम 45 डेज तक ये स्केयर फैक्टर रहेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि शुरू में लोग डरेंगे कि भाई वहां गए तो फिर नॉर्मली जितने होटल्स होते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो कोई टूरिस्ट नहीं चाहेगा कि मैं किसी कॉन्डोमिनियम में रहूं। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बहुत विस्तार से कल जो आपने वहाँ पर भूकंप देखा, आपने बताया कि कैसे वहाँ पर आपने इस आपदा को झेला, और क्या क्या वहाँ पर हुआ, और किस तरीके से वहाँ पर लोग ओवरकम कर रहे हैं अब इस भूकंप से। आपने ये भी बताया कि इससे उत्तराखंड को और या फिर इंडिया को क्या लेसन लेना चाहिए, कैसे अपने आप को भूकंप के लिए तैयारी रखनी होगी, और क्या हमको इससे सबक सीखना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर काला। हम फिर किसी दिन किसी और मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। आपने समय निकाला, हम इस बात के लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।